बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो स्टैंडर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं वो IS 16 है, जिसमें हम उन तमाम टेंजिबल एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने बिजनेस में यूज़ के लिए ख़रीदे हैं और उनका बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा का। मीन वो तमाम प्रॉपर्टीज़, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी का मतलब लैंड और बिल्डिंग। वो तमाम प्रॉपर्टीज़, प्लांट्स, इक्विपमेंट जो हमने बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, बिजनेस में यूज़ के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ के लिए ख़रीदे हैं और उनका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स है, उनको हम लोग नॉन करंट एसिड कहते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है प्राइस एप्रिसिएशन या रेंटल इनकम की नीयत से, मीन आप कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी, इस ज़मीन को या बिल्डिंग को मैंने इसलिए एक्वायर किया है, इसलिए ख़रीदी है कि जब इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो फिर मैं बेचूंगा। मीन प्राइस एप्रिसिएशन की नीयत से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या आपने कोई प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग इस नीयत से खरीदी है कि आप उससे रेंटल इनकम अर्न करेंगे, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि आपने बिजनेस में यूज़ के लिए नहीं खरीदी, प्राइस एप्रिसिएशन के लिए या रेंटल इनकम के लिए, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग IS 16 में डील नहीं करेंगे। इनके ऊपर एक और स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, IS 40। इनको फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। कैसे IS 40 में करते हैं वो फिर IS 40 में सीखेंगे। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़, प्लांट्स और इक्विपमेंट जो हमने बिजनेस में यूज़ के लिए और उनका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स है, उनको हम लोग IS 16 के अकॉर्डिंग डील करेंगे। इनिशियल मेजरमेंट इस तरह के नॉन करंट एसिड की हम लोग करते हैं कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसिड आर एट कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसिड में क्या क्या आता है सर? परचेस प्राइस, जितने का आपने वो एसिड खरीदा है, और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी नेसेसरी कॉस्ट है, वो तमाम तर कॉस्ट उसकी परचेस प्राइस के साथ ऐड करेंगे, तब जाकर हमारे पास कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसिड आएगी। जैसे आपने एक प्लांट UK में ख़रीदा है, लेकिन आप उस प्लांट को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं मुंबई में या इस्लामाबाद में, तो उस UK से लेकर मुंबई तक लाने का जितना भी खर्चा है, इस इंटरनेट लोकेशन तक, और फिर यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में लाने का जो भी खर्चा है, उसको परचेस प्राइस के साथ ऐड करेंगे। सबसे पहले UK से उस प्लांट को हम लोड करेंगे, फिर हम गाड़ी वाले को पैसे देंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिप के ज़रिए आ रहा है तो शिपिंग कॉस्ट, जहाज़ के ज़रिए तो फ्राइट चार्जेस। फिर जब बाहर से कोई चीज़ आती है तो उसके ऊपर हम लोग कुछ टैक्सेस पे करते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़। फिर वो हमारी फैक्ट्री, प्लांट पहुंच गया, एसिड पहुंच गया, उसको हमने गाड़ी से अनलोड किया, उसके पैसे। फिर मैंने उस एसिड के लिए जगह बनाई, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। प्लांट के लिए मैंने साइट प्रिपेयर की, एक्सकेवेशन की, खुदाइयाँ की। फिर मैंने उस जगह में उस प्लांट को इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। फिर वो सिगरेट बनाने वाला प्लांट था तो मैंने उसके लिए लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से। लीगल कास्ट और लाइसेंसिंग कास्ट, वो भी ज़रूरी है एसिड को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। और आखिर में हमने टेस्ट किया कि प्लांट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एसिड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब नेसेसरी कॉस्ट हैं टू ब्रिंग द एसिड इन इट्स वर्किंग कंडीशन, जो कि आप F3 में भी पढ़ चुके हैं। एक नई चीज़ यहाँ F7 में है जिसका नाम है सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। होता ये है कि सम टाइम आप एक एसिड को एक जगह पे इंस्टॉल करते हो, फिट करते हो, लगाते हो, लेकिन जब उस एसिड की लाइफ ख़त्म होती है, वहाँ से उस एसिड को उखाड़ना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, डिसमेंटल करना होता है, डिकमेंच करना होता है। आज मैंने एक प्लांट एक जगह पे लगाया और मुझे 10 साल बाद यहाँ से इस प्लांट को डिसमेंटल करना है, इस एसिड को रिमूव करना है। तो 10 साल बाद इसकी डिसमेंटलिंग के ऊपर जो खर्चा आएगा उसको हम लोग डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितने साल बाद आप उसको रिमूव करोगे, उसके रिमूवल पे जो खर्चा आएगा उसको हम लोग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिकमेंशिंग कॉस्ट या रिमूवल कॉस्ट कहेंगे। तो भाई, जहाँ पर आप प्लांट इंस्टॉल कर रहे हो, उस ज़मीन का मालिक आपको कहता है ठीक है, मेरी ज़मीन में आप प्लांट तो लगा रहे हो, लेकिन जब इस प्लांट को यहाँ से ख़त्म करोगे, उखाड़ोगे, तो मुझे अपनी ज़मीन इसी कंडीशन में चाहिए जिस कंडीशन में आज आपको दे रहा हूँ। तो भाई 10 साल के बाद जब उस प्लांट को आप अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आओगे। हेलो। वालेकुम सलाम। जोको कॉलेज की मैंने वो सेशन दे बस एंड की तो उसको से राजम बस लगते हैं इनके के।
ये दो डिसमेंटलिंग कॉस्ट और डिकमेंशिंग कॉस्ट एसिड को रिमूव करने के लिए जो पैसे हमने लगाने हैं सर, अब ये चीज़ आपको समझनी है। ये चीज़ आपको समझनी है दाहिल साहब, ये चीज़ आपको कैसे समझनी है ये आप इधर मैं लिखता हूँ। देखो यार, कहानी बड़ी सिंपल है। हमारा ईयर एंड है 30 जून 2005। ये मेरा ईयर एंड है, तो ये स्टार्ट हुआ होगा सर 1 जुलाई 2004 को। आज मैंने एक एसिड इंस्टॉल करना है, और इस एसिड को मैं 5 साल बाद यहाँ से रिमूव करूंगा। आफ्टर 5 years आई हैव टू रिमूव द एसिड। आफ्टर 5 years आई हैव टू डिसमेंटल द एसिड, रिमूव द एसिड। जब 5 साल बाद आपको ये एसिड रिमूव करना है यहाँ से, और उसकी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट जो है उसने आपको बता दी है कि द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद इस डिसमेंटल करने के ऊपर जो खर्चा आएगा, एस्टिमेटेड खर्चा, वो है सर 4 मिलियन का। 4 मिलियन का मतलब मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो 4000 में लिख रहा हूँ 3 जीरो को कॉमन लेकर। तो ये 4000 फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। ये 5 साल के बाद अकर होगी। लेकिन अगर मैं इस कॉस्ट के लिए एग्री नहीं होता हूँ तो मेरा एसिड वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता। दैट्स वाई ये भी नेसेसरी है। मैं इस कॉस्ट के लिए एग्री हूँगा, और मुझे इस कॉस्ट को अपनी एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, लेकिन ये एक फ्यूचर वैल्यू है। ये फ्यूचर में इनकर्ड हो रही है, तो मुझे इस वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। मैं देखूंगा कि इस फ्यूचर वैल्यू की आज की वैल्यू क्या है। तो आपने F2 में सीखा हुआ था प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। जो भी डिस्काउंट फैक्टर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अगर डिस्काउंट फैक्टर दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है वह तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 + r⁻⁻n। एंड फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट इज 12%। तो वही 5 years के बाद मुझे ये चीज़ डिसमेंटल करनी है। 5 साल के बाद इसकी डिसमेंटलिंग के ऊपर जो खर्चा आएगा वो है सर 4000 का। 4000 इज द फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। 1 + r, r इज 12%, नंबर ऑफ ईयर्स आर -5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास आंसर आता है 0.6567। दिस इज द डिस्काउंट फैक्टर। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सर 2268। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। फ्यूचर में एसिड को डिसमेंटल करने का जो खर्चा है उसकी आज की वैल्यू जो है वो इतने रुपए। तो मुझे इस वैल्यू को अपने एसिड्स की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। आप इसको नॉन करंट एसिड के साथ ऐड कर रहे हैं, दैट्स वाई आप एंट्री पोस्ट करेंगे डेबिट नॉन करंट एसिड 2268, बिकॉज इसको मैं एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बना रहा हूँ, इसको भी एसिड बना रहा हूँ। और क्रेडिट साइड पर मैं लिखूंगा लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसे मैंने पे करने हैं, अभी किए तो नहीं है। और ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसमें अनसर्टेनिटी है, बिकॉज मुझे अमाउंट कंफर्म नहीं है। ये तो एस्टिमेटेड है कि भाई अगर इतने साल के बाद आप उसको रिमूव करते हो तो अंदाज़ा ये है कि आपका खर्चा 4000 का होगा। एक्चुअल में तो कॉस्ट 4000 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो जिस लाइबिलिटी के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, जिसमें कंफर्म बात नहीं होती, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है, दैट्स वाई इस तरह की लाइबिलिटीज़ को हम लोग फिर नाम देते हैं प्रोविजन का। तो मैं क्रेडिट साइड पर प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, और मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए मैंने पहले से प्रोविजन कॉस्ट रिकॉर्ड कर लिया 2268। ये कब की बात है, जब एसिड इनिशियली रिकॉर्ड हो रहा है सर। इनिशियली एसिड कब रिकॉर्ड हो रहा है, 1 जुलाई 2004 को। इनिशियल मेजरमेंट में हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी एसिड का हिस्सा बनाना होता है। कैसे बनाते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट को? डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो फ्यूचर में अकड़ होनी है। उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू को 1 + r⁻⁻n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। उसको हम लोग नॉन करंट एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। मैं डेबिट करूंगा नॉन करंट एसिड को, और क्रेडिट करूंगा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को मैं क्रेडिट। अब सर साल के आखिर में इसके साथ मैंने क्या करना? साल के आखिर में मुझे दोबारा इसके साथ दो एडजस्टमेंट करनी है, ईयर एंड एडजस्टमेंट।
ईयर एंड एडजस्टमेंट। ईयर एंड एडजस्टमेंट कैसे करूंगा? इस चीज़ को आपने नॉन करंट एसिड माना है, नॉन करंट एसिड के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि इसकी लाइफ 5 साल है। 5 साल के बाद आपने इस एसिड को रिमूव करना है। ये खर्चा मैं 5 साल के लिए कर रहा हूँ, तो इसको आप 5 पे डिवाइड करोगे, आपके पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। एक तो मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। दूसरा, जहाँ पे भी आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू इज इंटरेस्ट। फ्यूचर में 4,000 रुपये देने हैं, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2268। ये जो डिफरेंस है, प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। देखो, आपने बैंक से लोन लिया है आज लाख रुपए का, 3 साल बाद आपने इनको 1,33,000 देने हैं। तो ये 33,000, ये आज जो लोन लिया हुआ है ये प्रेजेंट वैल्यू है, जो फ्यूचर में देने हैं वो फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस इज इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू इज इंटरेस्ट। तो भाई इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है सर? यहाँ पे इंटरेस्ट है, मुझे इस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपने प्रोविजन की कैलकुलेट की है, इस पे आपको इंटरेस्ट, लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करूंगा? जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा रेट को। इंटरेस्ट रेट इन द क्वेश्चन इज 12%। तो ये लाइबिलिटी है, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगा है, तो 272 ये मेरा इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट की डबल एंट्री क्या होगी? ये तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री आपको पता है, डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन को, क्रेडिट करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की डबल एंट्री क्या होगी? डेबिट करूंगा इंटरेस्ट को, क्रेडिट साइड पर कैश तो नहीं लिखूंगा क्योंकि ये पैसे मैंने दिए नहीं है, तो अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी इसको कहते हैं और इसको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कहते हैं। ये पैसे तो 5 साल के बाद देने। क्रेडिट साइड पर मैं लिखूंगा प्रोविजन, वही 272 एंड 272। ये प्रोविजन की फिगर जाकर आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन बताया था, जहाँ पर ऑलरेडी आपने प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था क्रेडिट साइड पे 2268। फर्दर इतने से प्रोविजन क्रेडिट हुआ 272 से। तो भाई इतने से फर्दर प्रोविजन क्रेडिट हुआ, तो साल के आखिर में आपका टोटल प्रोविजन का बैलेंस बनता है 2540 रुपये। आपका इस साल का एक्सपेंस अगर मैं बताऊं, मुझे इस पहले साल में टोटल एक्सपेंस कितना लिखना है, तो भाई एक तो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिलेटिंग टू दिस डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज 453.6। दूसरा, मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इन द क्वेश्चन इज 272। सो ये दोनों आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एक्सपेंस आएगा सर, विच इज 725 समथिंग आता है। ये टोटल एक्सपेंस है जो कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखना है। अच्छा, फिर मुझे एसिड्स में क्या फिगर लिखनी चाहिए सर? नॉन करंट एसिड में आपने इनिशियली नॉन करंट एसिड अपना रिकॉर्ड किया 2268 पे, लेकिन उसमें से 453 की डेप्रिसिएशन माइनस की, तो आपके पास एसिड की कैरिंग वैल्यू आएगी। इस पे आप अपना एसिड रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन में प्रोविजन से रिलेटेड लाइबिलिटीज कितनी लिखेंगे सर? लाइबिलिटीज ओरिजिनली मैंने रिकॉर्ड की थी लाइबिलिटी 2268 की, लेकिन फिर इंटरेस्ट 272 का वो भी जाकर प्रोविजन के साथ ऐड हुआ, तो 2540 ये मेरा टोटल प्रोविजन है साल के आखिर में। अगले साल के लिए प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा सर? अगले साल के लिए प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 2540 होगा। अगले साल का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा सर? अगले साल का इंटरेस्ट इस 2540 पे कैलकुलेट होगा। 2540 का 12% लूंगा तो अगले साल का इंटरेस्ट 304 आएगा। इसकी क्या एंट्री होगी सर? इसकी अगेन एंट्री होगी डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस 304, और क्रेडिट साइड पर मैं लिखूंगा प्रोविजन अगेन। कितने से? 304 से। ये 304 जाकर इस वैल्यू के साथ ऐड होंगे, दूसरे साल के आखिर की प्रोविजन कैलकुलेट होगी, वो फिर अगले साल के लिए ओपनिंग बनेगी। वो जैसे आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पढ़ा था, इंटरेस्ट जाकर पहले वाली वैल्यू के साथ ऐड होता है, अगले वैल्यू इंटरेस्ट जो है वो उस पर कैलकुलेट, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो हमने इनिशियली अपना नॉन करंट एसिड कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है, और कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसिड में क्या क्या आता है वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक नई चीज़ है जिसका नाम है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम लोग एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन किस वैल्यू पे बनाएंगे सर? प्रेजेंट वैल्यू पे।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बी ए कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसिड कॉस्ट। और इस पे फिर अपना एसिड हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं। अब सर आपको एसिड की डेफिनेशन का पता है कि एसिड्स की डेफिनेशन में हमने तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हुई हैं। एन इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज कंट्रोल बाय द बिजनेस फ्रॉम विच इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। अब ये कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली आपने याद रखनी, ये आपका एसिड नहीं है, जिसमें एक ट्रेनिंग कॉस्ट है। जिन एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेन करते हैं वो हमारा एसिड नहीं है। क्यों एसिड नहीं है? जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ अभी, लेकिन मेरा आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कल ये नॉलेज आप किसी और को डिलीवर कर सकते हैं। तो वही जिन एम्प्लॉयज़ को बिजनेसेस ट्रेन करते हैं उनके ऊपर, इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। दैट्स वाई बिजनेस उन एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के पैसों को अपना एसिड रिकॉर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हम एसिड रिकॉर्ड नहीं करते, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है। प्रोबेबल का मतलब 95% तक चांसेस है कि आपको बेनिफिट मिले। एडवर्टाइजमेंट समटाइम सक्सेसफुल होती है, समटाइम नहीं होती। तो दैट्स वाई एडवर्टाइजमेंट से इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है। दैट्स वाई आई विल नॉट रिकॉर्ड द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एज एन एसिड, आई विल रिकॉर्ड द एडवर्टाइजमेंट एज एन एक्सपेंस। वारंटी कास्ट एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्यों एसिड नहीं है? देखो, मैं शूज़ ले रहा हूँ 1000 के, मुझे वो शूज़ मिल रहे हैं विदाउट वारंटी। 1500 के मैंने वही शूज़ ले लिए विद वारंटी। 1000 के वो शूज़ मुझे विदाउट वारंटी मिल रहे हैं, और 1500 के वो शूज़ मुझे मिल रहे हैं सर विद वारंटी, विद 1 ईयर वारंटी। मैंने 1500 रुपये के वो शूज़ खरीदे, इसका मतलब मैंने 500 रुपये वारंटी की सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पे किए। मैंने 1 साल वो शूज़ यूज़ किए, लेकिन उन शूज़ में कोई चेंजेस नहीं आई, वो शूज़ नहीं फटे, पुराने नहीं हुए। इसका मतलब मुझे वारंटी के एडिशनल पैसों ने कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया। अगर वो शूज़ फटते तो मुझे बेनिफिट होता। तो वारंटी का भी फ़ायदा कंफर्म नहीं है, प्रोबेबल नहीं है इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। दैट्स वाई वारंटी को भी हम एसिड रिकॉर्ड नहीं करते, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते। इंश्योरेंस कॉस्ट एक्सपेंस है सर। हमने गाड़ी ली 2 लाख रुपए की, उसकी लाइफ 10 साल थी, और हर साल मैं उस गाड़ी के ब्याह पर 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार इंश्योरेंस इसलिए पे करता रहा हूँ कि अगर गाड़ी कहीं एक्सीडेंट होगी, डैमेजेस आएंगे, तो इंश्योरेंस वाले वो रिपेयर, वो सारा कुछ ठीक करके देंगे। मैं इंश्योरेंस के पैसे तो देता रहा हूँ, लेकिन पूरी लाइफ में गाड़ी ने कोई एक्सीडेंट ही नहीं किया, तो इसका मतलब इंश्योरेंस के पैसों ने मुझे कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया। तो इंश्योरेंस से भी इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है। दैट्स वाई इसको हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। रिसर्च कॉस्ट अगेन एक्सपेंस है, आपको पता है, क्योंकि अभी रिसर्च चल रही है। अभी रिसर्च के सक्सेसफुल होने का कोई हमें पता नहीं लगा। रिसर्च के पैसों को एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और एक ऐसा स्टेज आएगा जिस पे हमें समझ लगेगी कि ये रिसर्च सही है, कामयाब होने की तरफ जा रही है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर पाएंगे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद यूज़ या सेल भी कर पाएंगे, टेक्नोलॉजिकली फिजिबल है हमारा प्रोजेक्ट। तो जब रिसर्च, फिर वो रिसर्च से निकलकर डेवलपमेंट की फेज में एंटर होती है, वहां पर फिर हम उसको एसिड रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब तक वो रिसर्च चल रही है तो रिसर्च के पैसे एक्सपेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक रेवेन्यू एक्सपेंस, ऑल दीज आर स्पेसिफिकली एक्सपेंसेस, ये एसिड नहीं है। इनिशियली हम रिकॉर्ड करते हैं एसिड को कॉस्ट पे, और कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसिड में तमाम चीज़ें आती हैं जो आपको बताई। और ये वो चीज़ें हैं जो कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसिड का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं, इनको हम इग्नोर करेंगे, ना ऐड ना माइनस, कुछ भी नहीं। सब्सिक्वेंटली एसिड्स के ऊपर आज के बाद आपने जो प्लांट लगाया था उसके साथ हम तीन तरह के काम करेंगे। एक तो उस प्लांट पे हमने एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है उस एसिड पे। और इन एक्सपेंसेस की दो टाइप्स होंगी, या तो वो एक्सपेंसेस आपके एसिड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, इन्हेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उस तरह के एक्सपेंसेस को हम लोग कहेंगे कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस आपके एसिड्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं, आपके एसिड्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव इन्हेंस करते हैं। दैट्स वाई हम कैपिटल एक्सपेंस को एसिड की कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं। बताया हुआ है यहाँ पर, एक गाड़ी है जिसकी प्राइस 1 लाख है, आपने उसका 30,000 का इंजन चेंज किया, तो अब वो गाड़ी में कितने की हम वो गाड़ी सेल करेंगे? 1,30,000 की। तो इस 30,000 के इंजन के चेंज करने की वजह से उसकी वैल्यू में भी इंक्रीज आया, इसलिए मैंने उसको एसिड की वैल्यू के साथ ऐड कर दिया 130। तो इसका मतलब ये 30,000 मेरा ज़ाया नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरा एसिड बढ़ गया, एसिड की वैल्यू बढ़ गई। तो इसलिए मैं इस 30,000 को एसिड रिकॉर्ड करूंगा फाइनेंशियल पोजीशन में, और ये मेरा कैपिटल एक्सपेंस है।
लेकिन जिस गाड़ी की सेलिंग प्राइस 100,000 आपने डिसाइड की थी और आपने 2500 का इंजन ऑयल चेंज किया है, और आप स्टिल वही गाड़ी 1 लाख रुपए की बेचेंगे, क्योंकि 2500 रुपये ऑयल के किसी ने आपको नहीं देने। तो इस एक्सपेंस की वजह से एसिड की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं आया, दैट्स वाई ये एक्सपेंस है। इन 2500 रुपये को मैं एसिड रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंस विल चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस। ओके, तो वही सब क्लियर है। हेलो। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं दूसरा अपने नॉन करंट एसिड के ऊपर, और डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स आपको बताए गए हैं F3 में, जिसमें एक कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं जो आपको हर साल सेम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर है, इनके लिए मोस्टली स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ होता है। और कॉस्ट पे हम लोग परसेंटेज लगाते हैं, कॉस्ट इंटू परसेंटेज आपके पास स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। और ये हम फार्मूला लगाते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तब भी आपके पास पर ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी, और जो पहले साल की डेप्रिसिएशन होती है एग्जैक्टली वो डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर की भी होती है। और वो एसिड जो इनिशियली ज़्यादा बेनिफिट देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना बेनिफिट कम करते हैं, उनके लिए हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस लगाते हैं। ये एक प्योर परसेंटेज बेस्ड मेथड है। आपने एक एसिड खरीदा है 2 लाख का, 10% पे डेप्रिशिएट करना है, तो 2 लाख का 10% इज 10,000। पहले साल की डेप्रिसिएशन 20,000। 2 लाख में से 20,000 गया, तो फिर 1,80,000 कैरिंग वैल्यू। नेक्स्ट ईयर कैरिंग वैल्यू इज 180, उस पर 10% 18,000, 162,000। थर्ड ईयर की 10% तो 16,200। तो ये हर साल की डेप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, 20,000 से 18, 18 से 16। तो इस तरह के इस मेथड को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ F7 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखनी है और जो नहीं है उसमें, एक तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी, वो आपको समझ आ जानी चाहिए, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो मसला आपका क्लियर होगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर आर टू मॉडल्स फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एसिड, वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल और दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल हमें ये कहती है कि एसिड शुड रिकॉर्ड एंड डेप्रिशिएट ओवर इट्स ओरिजिनल परचेज प्राइस। जितने का आपने वो एसिड खरीदा है उस प्राइस के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने एसिड्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। आपने मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना है, मार्केट में वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, प्राइसेस को आपने कम्प्लीटली इग्नोर करना है। आपने 2001 में एक एसिड खरीदा है 2 लाख का, इसकी यूज़फुल लाइफ थी 10 साल, हर साल की 20-20 हज़ार डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और आज फॉर एग्जांपल 2007 में उस एसिड की वैल्यू मार्केट में 15 लाख है या 7 लाख है, लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस मार्केट वैल्यू को कम्प्लीटली इग्नोर करूंगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल स्टेट दैट मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें, मार्केट वैल्यू को कंसिडर ना करें। बट ऑन द अदर हैंड रिवैल्यूएशन मॉडल, जिसने आपको ये कहा हुआ है कि अगर एसिड्स की वैल्यूज़ में सिग्निफिकेंट चेंज आता है, अगर एसिड्स की वैल्यूज़ में सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो आप उन एसिड्स को मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने एसेट खरीदा 2 लाख का, 10 साल यूजफुल लाइफ थी, एक साल की डेप्रिसिएशन 20,000 बनती है। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल आपने 20,000 के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज की, 7 सालों की 20,000 के हिसाब से 1,40,000 डेप्रिसिएशन बनती है। 2 लाख वॉज द ओरिजिनल वैल्यू, 1,40,000 इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आफ्टर 7 ईयर्स द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसिड इज 60,000। बट नाउ इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसिड इज 1,80,000, अगर 1,80,000 आज इस एसिड की मार्केट वैल्यू है, 60,000 का एसिड 1,80 पे चला गया है, तो मुझे ये एसिड 60,000 के बजाय 1,80,000 पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, मुझे ये मॉडल कहता है। क्या इस मॉडल का फॉलो करना कंपलसरी? आंसर है नो, आपके पास ऑप्शन है, आप स्टिल उसको कॉस्ट मॉडल पे चला सकते हैं। अगर आप उसको रीवैल्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। Revaluation model state that if there is any significant changes arise in the price or value of the asset, you can record the asset in its market value। तो भाई ये मॉडल मार्केट फ्लक्चुएशंस को कंसिडर करता है।
और इस मॉडल के में कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस या तो रिवैल्यूएशन गेन और या रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड होता है। इस मॉडल का फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन ये बात कंपलसरी है कि अगर आपने एक एसिड को रिवैल्यू कर दिया तो उस तरह के जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे रिवैल्यू करने होंगे। आपके पास डिफरेंट लैंड्स हैं, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, स्वात में। तो अगर आप अपनी किसी एक लैंड को रिवैल्यू करना चाह रहे हो तो आप एक लैंड को अकेले में रिवैल्यू नहीं कर सकते, इंटायर जितनी भी आपकी लैंड्स हैं इंटायर क्लास को रिवैल्यू करना होगा। ये बात कंपलसरी है। क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ उस लैंड को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर जाएं जिसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, और ऑन द अदर हैंड जिसकी वैल्यू कम हुई हुई आप उसको इग्नोर करें, आप उसको रिकॉर्ड ना करें, तो प्रूडेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्शन है फिर। तो आपको जब अगर रीवैल्यूएशन मॉडल आपने ऑप्ट कर दिया जिस एसेट के लिए, तो इंटायर क्लास उस एसेट से रिलेटेड उस तरह के उस क्लास के जो भी एसेट्स हैं सब पे मॉडल फॉलो करना है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, एसिड बॉट ऑन 1 जनवरी 2001 एट अ कॉस्ट ऑफ 100,000, यूजफुल लाइफ इज 10 years, स्ट्रेट लाइन मेथड्स यूज हो रहा है। 31 दिसंबर 2004 द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसिड इज 1,80,000। अकाउंटिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर। कॉस्ट मॉडल चल रहा है, कब खरीदा है सर? 1 जनवरी 2001 को। कितने का?1,00,000 रुपए का। एक साल पूरा हुआ 31 दिसंबर, 10,000 की डेप्रिसिएशन 90,000। 2002 में 10,000 की डेप्रिसिएशन 80,000 वैल्यू। 2003 दिसंबर की डेप्रिसिएशन 10,000 70,000। 31 दिसंबर 2004 को फिर 10,000 की डेप्रिसिएशन, तो एसिड की वैल्यू बची 60,000। 60,000 मेरे पास ये एसिड सिस्टम 60,000 का है। अगर तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस प्राइस को कम्प्लीटली इग्नोर करूंगा। मैं अगले साल की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2005 की डेप्रिसिएशन भी स्टिल 10,000 चार्ज करके, कॉस्ट मॉडल कहता है भाई मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करो, गोली मारो उसको, अपनी कैलकुलेशंस जारी रखो जिस तरह से चलते आ रहे हो। 2006 की डेप्रिसिएशन फिर 10,000। कॉस्ट मॉडल में इसी तरह मैं करता रहूंगा। लेकिन अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो भाई जिस दिन 60,000 रुपए की वैल्यू वाला एसिड आज मार्केट में 1,80 का हो गया है, तो मैं इस एसिड को 60,000 की बजाय आज 1,80 पे लेकर जाऊंगा। तो 60,000 का एसिड आपका 1,80 पे जा रहा है भाई, आपका 1,20,000 का यहाँ पे गेन हो रहा है। 1,20,000 का यहाँ पे गेन हो रहा है सर। तो डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन लॉस। इस सिनेरियो में मुझे रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है सर। कितने रुपए का रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है यहाँ पर? 1,20,000 का रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है सर। 1,20,000 इज द रिवैल्यूएशन गेन हियर इन दिस सिनेरियो। आज के बाद मेरा एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा सर? आज के बाद मेरा एसेट रिकॉर्ड होगा 1,80,000। आज के बाद एसिड हम रिकॉर्ड करेंगे 1,80,000 रुपये। आज के बाद डेप्रिसिएशन भी मैं 1,80,000 पे चार्ज करूंगा, लेकिन रिमेनिंग लाइफ लूंगा। रिमेनिंग लाइफ लूंगा ना भाई, रिमेनिंग लाइफ तो इसलिए लूंगा क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आ गया। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होती है? तीन चीज़ें आपके लिए करंटली अकाउंटिंग एस्टिमेट है। एक एसिड की कॉस्ट, क्योंकि आपने खुद देखा मैंने कॉस्ट में डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी ऐड किया, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो एसिड की कॉस्ट में हम कुछ फिगर्स एस्टिमेशन की बेसिस पर लगाते हैं, तो कॉस्ट भी एस्टिमेट्स हैं सर। फिर लाइफ हम जो प्रिडिक्ट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, लाइफ यूजफुल लाइफ इज आल्सो एस्टिमेट। फिर हम कहते हैं ये एसिड इतने साल यूज होने के बाद इतने रुपए का बिक सकता है, वो भी एस्टिमेट। तो कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, ये तीनों चीज़ें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं और इनमें किसी भी वक्त चेंज आ सकता है। हम जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट सेट करते हैं उनको हम रेगुलरली रिव्यू करते हैं। जब भी हमें लगता है कि इस अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको हम चेंज भी करते हैं। आपने लाइफ प्रिडिक्ट की थी 10 साल, लेकिन 2 साल एसिड को यूज़ करने के बाद आपको लगा कि यार ये एसिड तो फर्दर 3 साल चलेगा सिर्फ, तो आप अपने एस्टिमेट को चेंज करो। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। एनीवे, जब भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है तो फर्दर डेप्रिसिएशन के लिए रिमेनिंग लाइफ लगाते हैं। तो अब यहाँ पर कॉस्ट में चेंज आ गया मेरे पास। 60,000 से बाद इस टाइम चली गई है सर 1,80,000। एसिड की वैल्यू में चेंज है, फर्दर डेप्रिसिएशन के लिए रिमेनिंग लाइफ लगाऊंगा। रिमेनिंग लाइफ कैसे कैलकुलेट की जाती है? टोटल लाइफ माइनस यूज लाइफ। टोटल लाइफ इन द क्वेश्चन वाज 10 ईयर, यूज लाइफ इज 4 ईयर, सो रिमेनिंग लाइफ इज 6 ईयर। 1,80,000 को 6 पे डिवाइड करूंगा, I will get the depreciation for the 2005 according to the revaluation model which is 30,000.
अब यार रिवैल्यूएशन की अभी तक तो हमें समझ आ गई है कि जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है उस दिन कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। कैरिंग वैल्यू का और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको या रिवैल्यूएशन गेन और या रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड करेंगे। और ये रिवैल्यूएशन गेन कहाँ पे रिकॉर्ड होता है सर? ये अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नेट प्रॉफिट पे आकर ख़त्म होती है, उससे नीचे एक और स्टेटमेंट है अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, जिसमें हम अपनी रिवैल्यूएशन गेन्स को लिखते हैं। अब जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है उस दिन हम लोग दो एंट्रीज पोस्ट करते हैं। कौन सी दो एंट्रीज पोस्ट करते हैं सर? ये दो डबल एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्रेडिट करते हैं नॉन करंट एसिड। अब आप कहेंगे सर नॉन करंट एसिड की वैल्यू में तो इजाफा आ रहा है तो क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? भाई इजाफा डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, पहले उसकी वैल्यू थी ₹1,00,000, लाख से वो एसिड आया 60,000 पे। तो एक दफ़ा इस एसिड की वैल्यू में 40,000 का रिडक्शन आया। 40,000 से एक दफ़ा एसिड की वैल्यू कम हुई है, लाख से 60,000 पे पहले एसिड आया। तो इसलिए मैं क्रेडिट करूंगा नॉन करंट एसिड को 40,000 से, और डेबिट करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब तक जितनी भी एक्यूमुलेटेड है वो रिमूव करूंगा, डेबिट करूंगा। एक्यूमुलेटेड नॉर्मली क्रेडिट पे होती है, लेकिन आज मैं उसको डेबिट करके रिवैल्यूएशन से प्रीवियस वाली एक्यूमुलेटेड को ख़त्म करूंगा। सो द फर्स्ट एंट्री विल बी डेबिट एक्यूमुलेटेड एंड क्रेडिट नॉन करंट एसिड। अब जब नॉन करंट एसिड को आपने क्रेडिट किया 40,000 से, इसका मतलब आप अपनी डबल एंट्री में एसिड को ₹1,00,000 से 40,000 क्रेडिट करके उसको 60,000 पे ले आए। अब 60,000 से एसिड गया हुआ है 1,80,000 पे। अब यहाँ पर 1,20,000 का इंक्रीज आया हुआ है। अब मैं डेबिट करूंगा अपने नॉन करंट एसिड को 1,20,000 से। अब मैं डेबिट करूंगा अपने नॉन करंट एसिड को 1,20,000। ये कौन सा 1,20 है सर? ये तो कैरिंग वैल्यू का और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस। कैरिंग वैल्यू was 60,000 एंड मार्केट वैल्यू इज 1,80,000। सो डिफरेंस बिटवीन कैरिंग एंड मार्केट वैल्यू इज रीवैल्यूएशन गेन। एसिड्स की वैल्यू में इजाफा आया है, 1,20 डेबिट किया नॉन करंट एसिड को, और ये गेन है। गेन को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट किया रीवैल्यूएशन गेन को। सो ये दो डबल एंट्रीज हम करते हैं रीवैल्यूएशन के दिन। जब भी रीवैल्यूएशन होती है तो हम ये दो डबल एंट्रीज करते हैं, और इन एंट्रीज को मैं मर्ज भी कर सकता हूँ आपस में। हाउ टू मर्ज दीज एंट्रीज? सिमिलर आइटम एडजस्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। क्या सिमिलर है सर? यहाँ पर नॉन करंट एसिड पहली एंट्री में भी है, दूसरी में भी है। क्रेडिट है फिर डेबिट है। क्रेडिट डेबिट मीन प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को नेट ऑफ करेंगे। 1,20 में से 40,000 माइनस होगा तो पीछे नॉन करंट एसिड का बैलेंस बच रहा है 80,000। कौन सी साइड पे सर? ग्रेटर साइड पे। विच साइड इज ग्रेटर इन नाउ इन नॉन करंट एसिड? तो डेबिट साइड ग्रेटर। तो इन दो एंट्रीज को मर्ज करके मैं ये ऐसे वाली एंट्री बनाऊंगा। डेबिट साइड पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, डेबिट साइड पर नॉन करंट एसिड 80,000। कैसे 80,000 आया? 120 और 80 आप 40 आपस में नेट ऑफ हुए, ये दो 120 और 40 को नेट ऑफ किया तो 80,000। तो डेबिट साइड पर नॉन करंट एसिड 80,000 और क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन गेन 120,000। डेबिट साइड का बैलेंस भी 120 है, क्रेडिट का भी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक एंट्री डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पोस्ट करो 40,000। एक मुझे बताए यहाँ पर रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन गेन है। रिवैल्यूएशन गेन कितने के हैं सर? 1,20,000। दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 80,000 का। कौन सी साइड पे? लोअर साइड कौन सी है? डेबिट साइड लोअर है। क्या लिखूंगा? नॉन करंट एसिड। तो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकती है। तो रिवैल्यूएशन गेन मैंने 1,20,000 का रिकॉर्ड कर लिया और मेरा एसिड 1,80,000 पे चला गया। आज के बाद मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 1,80,000 पे। रिमेनिंग लाइफ वॉज 6 ईयर्स, बिकॉज 4 साल ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुके हैं, 6 साल बचे हुए हैं। 180 को जब 6 पे डिवाइड किया मेरे पास अगले साल की डेप्रिसिएशन आई 30,000। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि आज से पहले डेप्रिसिएशन आ रहे थे 10,000 की। रिवैल्यूएशन से पहले डेप्रिसिएशन थी 10,000। रिवैल्यूएशन के बाद एसेट की क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, अब डेप्रिसिएशन भी तो। बड़ी गाड़ी लोगे तो उसका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। पहले डेप्रिसिएशन 10-10 हज़ार की थी, आज के बाद डेप्रिसिएशन 30-30 हज़ार की। सो सर the difference between old and new depreciation is 20,000. This is known as excess of depreciation. Excess of depreciation यहाँ पे कितना है सर? 20,000। 20,000 इधर excess of depreciation है। 20,000 excess of depreciation। एसिड को रिवैल्यू करना मेरे लिए बड़ा फायदे वाला है। एसिड्स की वैल्यू बढ़ गई है लेकिन साथ साथ खर्चा भी बढ़ा है। इस चीज़ को भी ज़रा देखेंगे, नज़र रखेंगे इस पे भी। एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन ये
अब यार भाइयों, आपको जो चीज़ समझनी है, रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करना आपको आ गया होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल के बारे में बातें आपको बताई, रिवैल्यूएशन गेन के अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं वो आपने समझा, रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं वो आपको समझ आई। अब आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है सर। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेन्स। वन इज रियलाइज गेन एंड सेकंड वन इज अनरियलाइज गेन। रियलाइज गेन का मतलब क्या होता है सर? रियलाइज गेन का मतलब होता है कन्फर्म गेन। जब आप कोई चीज़ बेच देते हो ना, सेल करते हो, उस सेल के ऊपर जो प्रॉफिट होता है, वो जो प्रॉफिट है, वो जो गेन है, वो रियलाइज गेन है, वो कन्फर्म है। याद रखो, रियलाइजेशन का ताल्लुक कैश की रिसीविंग के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कैश ले लिया है तो रियलाइजेशन है, नहीं लिया तो अनरियलाइज है। नहीं, आपने कुछ बेचा, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए, उसको वो चीज़ बेच दी, तो इसका मतलब आपका गेन कंफर्म हो गया, कंफर्म गेन। तो जब भी हम प्रॉफिट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो जो बेचने के ऊपर प्रॉफिट करते हैं, उस प्रॉफिट को हम लोग रियलाइज गेन कहते हैं। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मजमूई प्रॉफिट को हमने एक अकाउंट में रखा होता है, उस अकाउंट का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट। प्रॉफिट्स रियलाइज गेन्स होते हैं। प्रॉफिट्स का मतलब कुछ बेचा और बेचने के ऊपर आपने गेन किया, तो ये कंफर्म गेन है। बेच दिया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया अगले बंदे के साथ, डील में एंटर हो गए, बेच दी है चीज़, तो प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियलाइज गेन। रिटेन अर्निंग एक रियलाइज गेन है। और दूसरा जो रीवैल्यूएशन गेन है, मेरे एसेट की मार्केट में वैल्यू बढ़ी हुई है, हमारी आप सबकी कई इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने लाखों में खरीदी होंगी, आज वो करोड़ों में होंगी, तो आपको बहुत बड़ा गेन नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो गेन हुआ नहीं है। तो रीवैल्यूएशन का जो गेन है, ये एक्चुअली अभी तक हमें हुआ नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ, जस्ट नज़र आ रहा है। कितने रुपए का एसिड, 60,000 का एसिड 1,80,000 पे चला गया। सो रीवैल्यूएशन इज एन अनरियलाइज गेन, बट कैन बी रियलाइज इन टू सिचुएशंस, इन टू वेज। आइदर टू डिस्पोज द एसिड, या तो एसिड बेच दो। भैया, आपको जो एसिड महंगा हो चुका है, वैल्यू बढ़ चुकी है, उसको बेच दो। बेचोगे तो वो गेन आपको कंफर्म हो जाएगा। तो एसिड को बेचोगे तो उसके ऊपर जितना भी अनरियलाइज गेन था वो हमें रियलाइज हो जाएगा। जितना भी अनरियलाइज गेन उस एसिड से रिलेटेड था, वो इमिजिएटली सारा का सारा रियलाइज हो जाएगा जब आप एसिड को बेच दोगे। 60,000 का एसिड 180 पे जा चुका था, आपने 120 का अपने पास गेन रिकॉर्ड कर लिया था एज एन रिवैल्यूएशन गेन, जो कि अनरियलाइज था, लेकिन बाद में आपने वो एसिड बेच दिया। इस एसिड से रिलेटेड जितना भी अनरियलाइज गेन है वो अब रियलाइज हो गया, वो कंफर्म हो गया, मुझे पैसे मिल गए, बेनिफिट आ गया, डील में एंटर हो गया, चीज़ बेच दी। तो अनरियलाइज गेन को रियलाइज कर रहे हैं, अनरियलाइज गेन को रियलाइज कर रहे हैं, अनरियलाइज के अकाउंट से निकाल कर रियलाइज के अकाउंट में डाल रहा हूँ। दोनों गेन्स हैं, एक गेन कम हो रहा है, दूसरा गेन बढ़ रहा है। अनरियलाइज को रियलाइज कर रहा हूँ सर, अनरियलाइज गेन रियलाइज हो रही है, एक गेन कम हो रहा है, दूसरा गेन बढ़ रहा है। कौन सा गेन बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है? अनरियलाइज को रियलाइज में डाल रहे हैं, अनरियलाइज कम, रियलाइज बढ़ रहा है। रियलाइज गेन कौन सा है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बढ़ रहे हैं तो रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करूंगा। अनरियलाइज कौन सा है? रीवैल्यूएशन। वो क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है, वहां से चीज निकाल कर रियलाइज में डाल रहा हूँ। रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करूंगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करूंगा, रीवैल्यूएशन गेन को डेबिट करूंगा। सरप्लस रिजर्व गेन आर द सेम थिंग। रिवैल्यूएशन डेबिट करूंगा और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करूंगा। तो जब भी अनरियलाइज गेन को रियलाइज करते हैं, रिवैल्यूएशन गेन को रिटेन अर्निंग में डालते हैं, रिवैल्यूएशन गेन कम होती है, रिवैल्यूएशन गेन को डेबिट करना होता है, रिटेन अर्निंग बढ़ती है, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करना होता है। चलो बैक टू द पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेन, वन इज रियलाइज गेन एंड सेकंड वन इज अनरियलाइज गेन। वन इज रियलाइज गेन एंड सेकंड वन इज अनरियलाइज गेन। रिटेन अर्निंग इज रियलाइज गेन। रिटेन अर्निंग में सारे प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट्स का मतलब चीज बेच चुके हो, गेन्स जितने भी हैं कंफर्म है। रिवैल्यूएशन का मतलब वो गेन नजर आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, अनरियलाइज गेन है। लेकिन अनरियलाइज गेन रियलाइज हो सकते हैं कितने तरह से? दो तरह से, आइदर तो डिस्पोज द एसिड, और अगर डिस्पोज नहीं किया, यूज कर रहे हो, तो स्टिल आप अनरियलाइज गेन को रियलाइज कर सकते हैं। एनुअली रियलाइजेशन भी हो सकती है। एसिड को बेचा नहीं है, अपने पास ही है, लेकिन स्टिल सर मैं कुछ रियलाइजेशन करना चाह रहा हूँ, तो कर सकते हो भाई, स्टैंडर्ड ने आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। एनुअल रियलाइजेशन यूज करते हुए, एसिड को यूज करते हुए कैसे उसका अनरियलाइज गेन रियलाइज कर सकते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड ने कहा है आप एनुअल रियलाइजेशन कर सकते हैं अप टू द एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन। जितना आप एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ना, उतना गेन आप रियलाइज कर सकते हैं।
अब एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बताया क्या होता है सर, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू डेप्रिसिएशन। ओल्ड डेप्रिसिएशन और न्यू डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है, इस एसिड की पहले डेप्रिसिएशन थी 10,000, रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन 30,000। रीवैल्यूएशन की वजह से कितना एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन आया हुआ है सर, 20,000। ये एक्सेस है, इतने से मैं अनरियलाइज गेन को रियलाइज कर सकता हूँ। अनरियलाइज गेन को रियलाइज करने का मतलब क्या है, इतने से मैं अपने रीवैल्यूएशन गेन को डेबिट कर सकता हूँ और इस रीवैल्यूएशन गेन को कम कर रहा हूँ, रिटेन अर्निंग को बढ़ा रहा हूँ और क्रेडिट कर सकता हूँ सर रिटेन अर्निंग। अब यार यहाँ पे एक स्टोरी समझना आप, ये अनरियलाइज गेन को इतने से मैं रियलाइज समझना, कहानी समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग और लॉजिकल कहानी है, इसको समझो। देखो यार, जब आपने कोई रिवैल्यूएशन नहीं की थी तो आपने की नॉर्मली डेप्रिसिएशन आ रही थी 10,000, एक्सपेंस 10,000 का था। रिवैल्यूएशन के बाद आपका एक्सपेंस आ रहा है 30,000 का। तो वही रिवैल्यूएशन की वजह से मेरा 20,000 का एक्सपेंस बढ़ा। रिवैल्यूएशन की वजह से मेरा 20,000 का एक्सपेंस बढ़ा। प्रॉफिट और लॉस में पहले जो फिगर मैं 10,000 की लिख रहा था, आज वही प्रॉफिट और लॉस में फिगर 30,000 की जा रही है। 20,000 से मेरा एक्सपेंस बढ़ा, इसका मतलब 20,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। 20,000 से मेरा प्रॉफिट जब कम हुआ, इस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं सर, रिटेन्ड अर्निंग में। इसका मतलब इस डेप्रिसिएशन की चार्जिंग की वजह से मेरा रिटेन अर्निंग के ऊपर 20,000 का इफेक्ट डाउनवर्ड गया हुआ है। रिटेन अर्निंग 20,000 से कम आई हुई है। लेकिन अब डायरेक्टर या अकाउंटेंट्स ये गेम खेल रहे हैं, वो अनरियलाइज गेन को इस एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन से रियलाइज कर रहे हैं। वो रिटेन अर्निंग को डेबिट कर रहे हैं और इस अमाउंट को रिटेन अर्निंग से निकाल कर, इस अमाउंट को रिटेन अर्निंग से निकाल कर, रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर रिटेन अर्निंग में डाल रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग को जब क्रेडिट करोगे वो अगेन बढ़ जाएगी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह इससे आगे। टेक केयर। हेलो। Yes, sir, inshallah. Yes, sir. Yes, sir. ओके। हेलो, आवाज आ रही है? जी दाहिल। ठीक है, बस कल ले लेंगे बाकी क्लास। क्या हुआ है? आवाज बताओ, अभी आ रही है या नहीं?